क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और अभी चल रहा है यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें भी हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। आज का हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या जानते हैं। दूसरा, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है इसके बारे में पढ़ेंगे और कितने पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा लाइट रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ यूज़ होते हैं, यानी कि C3 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। C4 पाथवे क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अगर हम लोग इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो जो प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो फोटोसिंथेसिस है। इसके अलावा रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के हम वेटेज की बात करें तो जो है वो 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मिनिमम क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही फोटोसिंथेसिस से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो कभी इस बात पे आश्चर्य हुआ कि प्लांट जो है कहाँ से अपना फूड प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स को अपना फूड जो है वो खुद बनाना पड़ता है, यानी कि सिंथेसिस देयर ओन फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड्स। तो ये अपना भोजन खुद बनाते हैं जिसकी इन्हें आवश्यकता होती है और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब इन पर डिपेंड होते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। ग्रीन प्लांट्स या तो भोजन बनाते हैं या सिंथेसाइज करते हैं वो फूड जो इन्हें आवश्यकता होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। पहले भी हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन केवल प्लांट्स में ही मिलता है और बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो सभी हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जो कि एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है और लाइट एनर्जी का जो है वो यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसिस करते हैं। अल्टीमेटली जितने भी लिविंग फॉर्म्स इस अर्थ पर पाए जाते हैं वो सनलाइट पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एनर्जी फ्लो की बात करें तो सनलाइट से एनर्जी मिलती है प्लांट्स को। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर करते हैं, फूड बनाते हैं। वो फूड खाते हैं एनिमल्स और एनिमल्स जो है वो एनर्जी उस फूड से प्राप्त करते हैं। फाइनली हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन में वो बॉन्ड ब्रेक करके उस एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एटीपी से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो करता है। द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाई प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो प्लांट्स के द्वारा सनलाइट का उपयोग है, फोटोसिंथेसिस जो है करी जाती है, यही बेसिस है लाइफ का इस अर्थ पर। फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 रीजन्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, ये प्राइमरी सोर्स है सभी फूड का अर्थ पे। दूसरा, ये ऑक्सीजन का रिलीज़ कराता है एटमॉस्फेयर में। ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। इस चैप्टर में हम लोग फोटोसिंथेसिस मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे और वेरियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे जो अर्लियर क्लासेस में कराए गए हैं या कराए जाते रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लाइट और CO2 इनकी आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो एक एक्सपेरिमेंट की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो स्टार्च फॉर्मेशन 2 लीव्स में हम लोग कंपेयर करते हैं। एक वेरीगेटेड लीफ है और एक ऐसी लीफ है जिसको पार्सली कवर किया गया है ब्लैक पेपर से। फिर इनको जो है वो लाइट से एक्सपोज किया जाता है। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो इन दोनों ही दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की प्रेजेंस के लिए जब हम टेस्टिस करते हैं तो ये क्लियर होता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स में हुआ और प्रेजेंस ऑफ लाइट में हुआ। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे बात करी जा रही है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है तो उसमें लीफ का एक पार्ट जो है उसको हमने टेस्ट ट्यूब में रखा जिसमें कुछ KOH था, जिसको हमने KOH सोक्ड कॉटन रखा जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो दूसरा हाफ है इसको एयर से एक्सपोज कर दिया। और जब इस सेटअप को हमने थोड़ी देर के लिए लाइट में रखा तो हम क्या पाएंगे कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पर होगी जहाँ पर लाइट दोनों ही जगह पड़ रही है, लेकिन एक जगह जो है वो CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए कोई बैठा हुआ है, KOH बैठा हुआ है, तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लीफ का जो स्टोमेटा है वो CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा।
तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है वो कहाँ मिलेगी? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च वहाँ मिलेगी जो पार्ट एक्सपोज्ड था, जो पार्ट एटमॉस्फेयर में था जिसको CO2 मिल सकती थी, और जो पोर्शन जो है वो ट्यूब में था वहाँ पर स्टार्च के लिए निगेटिव टेस्ट आएगा, वहाँ पर स्टार्च नहीं बनेगा। इससे ये पता चलता है कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ फोटोसिंथेसिस में। हमारी फोटोसिंथेसिस को समझने की जो समझने का तरीका है वो बहुत इम्प्रूव हो गया। जोसेफ प्रिस्टले की यहाँ पर हम बात करेंगे 1733 टू 1804। 1770 में इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कराया जिससे इन्होंने बताया कि एयर का क्या रोल होता है ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स में। प्रिस्टले के बारे में आप रिकॉल कर सकते हो, इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 ने। प्रिस्टले ने ऑब्जर्व किया कि एक कैंडल जिसको एक क्लोज्ड स्पेस में बर्न किया जा रहा है, सो कॉल्ड बेल जार में उसको हम जलाएंगे तो वो जल्दी बुझ जाता है, एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बेल जार में जो लिमिटेड एयर है वहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। सिमिलरली अगर एक माउस को हम क्लोज्ड स्पेस में रख दें तो वो सफोकेट कर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। उसका भी यही कारण है कि जो माउस है उसको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। जब सारा का सारा ऑक्सीजन उस इमीडिएट इन्वायरमेंट में खर्च हो जाएगा तो माउस सफोकेट हो जाएगा, माउथ की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने कंक्लूड किया कि एक बर्निंग कैंडल एक एनिमल जो कि एयर को ब्रीथ करता है वो किसी तरह से इस एयर को डैमेज करता है। हालांकि बाद में जब इन्होंने उसी जार में जो है वो एक मिंट प्लांट रखा सेम बेल जार में, तो उन्होंने ये पाया कि माउस जो है वो अलाइव रहा और कैंडल कंटिन्यू टू बर्न, कैंडल जो है वो जलती रही। मतलब सिमिलर टाइप का एक्सपेरिमेंट फिर से किया कि एक जार में जो है मिंट प्लांट रखा और माउस और कैंडल को रखा, बर्निंग कैंडल को, तो इन्होंने ये पाया कि कैंडल जलती रही, माउस जिंदा रहा। तो प्रिस्टले ने इस बात को हाइपोथेसिस किया कि प्लांट्स जो है वो एयर को वो पार्ट रिस्टोर कर देते हैं जो ब्रीदिंग एनिमल्स या बर्निंग कैंडल्स रिमूव करते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसी तरह का एक सेटअप लेके प्रिस्टले ने, जैसा प्रिस्टले ने सेटअप लिया था वैसा ही एक सेटअप लेके जैन इंजन हाउस ने जो है एक बार डार्क में रख के एक बार सनलाइट में रख के आगे एक एक्सपेरिमेंट कराया। और इससे इन्होंने बताया कि सनलाइट जो है वो प्लांट्स प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो किसी तरह से एयर को प्योरीफाई करता है, जो एयर बर्निंग कैंडल्स या ब्रीदिंग एनिमल्स के द्वारा फाउल्ड किया जाता है, यानी कि गंदा किया जाता है। इंजन हाउस ने एक और एक्सपेरिमेंट कराया जिसमें इन्होंने एक्वेटिक प्लांट को लिया ब्राइट सनलाइट में और ये पाया कि स्मॉल बबल्स जो है वो फॉर्म होते हैं ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में और डार्क में वो फॉर्म नहीं होते हैं। तो बाद में इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो बबल्स जो है वो ऑक्सीजन थे। इस तरीके से इन्होंने बताया कि केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है जहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ही ऑक्सीजन रिलीज़ कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1854 में जूलियन वॉन सैक के बारे में। इन्होंने कुछ एविडेंस दिया था कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जब प्लांट्स ग्रो करते हैं। ग्लूकोज जनरली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो बाद में इन्हीं की स्टडीज़ ने बताया कि ग्रीन सबस्टेंस प्लांट्स में जो है वो स्पेशल बॉडीज़ में लोकेटेड होता है प्लांट्स के अंदर, जिसको आज क्लोरोफिल कहा जाता है और बाद में उन स्पेशल बॉडीज़ को क्लोरोप्लास्ट कहा गया। उन्होंने पाया कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट मतलब ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जनरली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आता है वो है TW एंगलमैन का। इन्होंने एक प्रिज्म लेके लाइट को स्पेशल स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में जो है वो स्प्लिट किया और एक ग्रीन अलगा को इल्यूमिनेट किया। ग्रीन अलगी का नाम था क्लेडोफोरा और बाद में जो क्लेडोफोरा का था उसको एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा। एरोबिक बैक्टीरिया क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा रिलीज़ होगी वहाँ पर ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया उस साइट को डिटेक्ट करने के लिए जहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही हो। तो इन्होंने ये पाया बैक्टीरिया अधिकतर उस जगह पर एक्युमुलेट हुआ जहाँ पर ब्लू और रेड लाइट पड़ रही थी स्प्लिट स्पेक्ट्रम की। तो इस तरह से पहला एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का डिस्क्राइब किया गया और ये जो स्पेक्ट्रम था ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A और B को रिजेंबल करता था। 19th सेंचुरी के मिडिल तक जो की फीचर्स हैं फोटोसिंथेसिस के
वो उनके बारे में जान लिया गया। तो इससे ये पता लगा कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं CO2 और वाटर से। और इसका एक एम्पिरिकल इक्वेशन भी आ गया। एम्पिरिकल इक्वेशन देख लेते हैं। CO2 + H2O CH2O और ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो CH2O है ये कार्बोहाइड्रेट का रिप्रेजेंटेशन है, ग्लूकोज का फॉर एग्जांपल, जो कि एक 6 कार्बन शुगर है। इसके बाद एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिया फोटोसिंथेसिस में माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वॉन नील ने। इन्होंने स्टडी की थी पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे। तो इन्होंने बताया कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो H2O, इनमें जो है वो हाइड्रोजन डोनर होता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते फोटोसिंथेसिस के दौरान, जैसे कि H2S जब हाइड्रोजन डोनर होता है पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में, तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो सल्फर होता है या सल्फेट होता है, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जबकि ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट से वो पानी से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। पहले ऐसा माना जाता था कि जो है वो ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। बाद में इस बात को रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से भी प्रूव किया गया। और अब करेक्ट इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की क्या है? 6CO2 12H2O। लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है 6H2O एंड 6O2। तो C6H12O6 यहाँ पर ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये वाटर से होती है और इसको रेडियो आइसोटोप टेक्निक से प्रूव किया गया। नोट, दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो याद रखें, फोटोसिंथेसिस एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, जबकि ये एक डिस्क्रिप्शन है मल्टी स्टेप प्रोसेस का, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑफ कोर्स जो बचपने वाला हमारा आंसर था वो कि ग्रीन लीफ में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। चैप्टर 8 में जो है वो हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होती है। इसके अलावा ये दूसरे ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में भी हो सकती है, लीव्स में तो होती है, दूसरे पार्ट्स में भी हो सकती है। तो प्रीवियस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा मेसोफिल सेल्स के बारे में। लीव्स में मेसोफिल सेल्स होती हैं, इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यूजुअली जो क्लोरोप्लास्ट है वो खुद को मेसोफिल सेल की जो वॉल्स हैं उसकी तरफ अलाइन कर लेते हैं इस तरीके से कि इनको ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मिल सके। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा चैप्टर 8 में। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है? एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसके अंदर ग्रेना होता है, स्ट्रोमा लैमेली होता है और मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है। तो यहाँ पर जो है वो क्लियर कट डिवीजन देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसका काम होता है लाइट को ट्रैप करना और ATP और NADPH को सिंथेसिस करना। जो स्ट्रोमा है और इंजाइमेटिक रिएक्शन है, स्ट्रोमा में इंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जो शुगर को सिंथेसिस करते हैं और स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो पहले वाले सेट ऑफ रिएक्शंस की हम बात करें जो डायरेक्टली जो है लाइट ड्रिवन है, लाइट पर डिपेंड होते हैं, उनको लाइट रिएक्शंस कहा जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। बाद वाले जो डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है, जैसे कि ATP और NADPH। तो बाद वाले को डिस्टिंग्विश करने के लिए बाय कन्वेंशन डार्क रिएक्शन कहा गया, कार्बन रिएक्शन कहा गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन जो है वो डार्कनेस में होता है या लाइट डिपेंडेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन के आधार पर जो है वो रख लिया गया कि वो लाइट रिएक्शन था तो इसका नाम रख दिया डार्क रिएक्शन। देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया गया है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसमें जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ग्रेना कहा जाता है। इनको कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर स्ट्रोमा लैमेली कहलाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर ग्रेना के अलावा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैट्रिक्स है इसका, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, 70S टाइप के स्टार्च ग्रेनुल्स होते हैं, लिपिड के फॉर्म में फूड स्टोर हो सकता है। इसके अलावा इसमें सर्कुलर DNA भी होता है, तो इसको सेल विद इन सेल कंसिडर किया जाता है। ये सब हम लोग सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे हम लोग शेड्स ऑफ ग्रीन की बात करें, लीव्स में कितने तरह का हरा कलर देखने को मिलता है सेम प्लांट में, तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि कितने तरह के लीफ पिगमेंट हो सकते हैं किसी भी ग्रीन प्लांट में। पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम ये अलग भी कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक
जो सेपरेशन है लीफ पिगमेंट्स का वो हमें तरह तरह के कलर शो करता है जो लीव्स में होते हैं, और लीव्स में जो कलर होते हैं वो सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं होते, जबकि 4 पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। सबसे पहला क्लोरोफिल ए, ये ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर का होता है क्रोमेटोग्राम में। और क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर का होता है। ज़ैंथोफिल्स येलो कलर के होते हैं। कैरोटीनॉइड्स येलो से लगा के येलो ऑरेंज तक होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन डिफरेंट पिगमेंट्स का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहली चीज़, पिगमेंट्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। तो आगे बात करी जाती है, कैन यू गेस विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। तो क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे एबंडेंट है। तो उस ग्राफ के बारे में हम स्टडी करेंगे जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट को दर्शा रहा है कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट की क्या एबिलिटी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की डिफरेंट वेवलेंथ पे। फिगर 13.3 ए में दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लोरोफिल ए पिगमेंट के बारे में दिखाया गया। और जनरली हम लोगों ने जो पीछे बात करी थी ब्लू एंड रेड लाइट पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, सेम तरह का जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है क्लोरोफिल ए के लिए। Of course, you are familiar with the wavelength of visible spectrum of light as well as Vibgyor। तो आप लोग जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ से फेमिलियर होंगे 400 से 700 नैनोमीटर, और इन कलर्स से भी जो है वो परिचित होंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अब हम लोग देखेंगे फिगर 13.3 बी, जो कि ये शो कर रहा है कि किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होती है। ध्यान से देखेंगे तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ के हिसाब से बनाया गया है। फोटोसिंथेसिस पर जो है वो कहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी वेवलेंथ पर। अब क्लोरोफिल ए में भी हम देख सकते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है क्लोरोफिल ए में। तो क्लोरोफिल ए में जो है वो ब्लू और रेड रीजन्स पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये शो करता है कि ब्लू एंड रेड रीजन पर जो है वो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। इस तरीके से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है वो चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के साथ जो एसोसिएटेड होता है। ये जो ग्राफ हैं ये टुगेदर ये शो करते हैं कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो है ब्लू और रेड रीजन्स पर होता है स्पेक्ट्रम के। कुछ फोटोसिंथेसिस जो है वो दूसरी वेवलेंथ पर भी होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो आगे देखते हैं क्या होता है। क्लोरोफिल जो है वो मेजर पिगमेंट है जो कि लाइट को ट्रैप करता है। बाकी जो दूसरे थैलाकोइड पिगमेंट हैं जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, इनको एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। ये भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो भी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से इनकी वजह से जो है वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ, इनकमिंग लाइट की जो वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसके अलावा ये क्लोरोफिल ए को जो है वो प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई लाइट रिएक्शन क्या होता है। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है, इंक्लूडिंग लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज। तो लाइट रिएक्शन में 3 काम होते हैं, एक लाइट एब्जॉर्प्शन, दूसरा वाटर स्प्लिटिंग, तीसरा ऑक्सीजन रिलीज। और क्या होता है, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है, ATP एंड NADPH। तो सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। जो पिगमेंट्स हैं वो 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज होते हैं। एक को बोला जाता है फोटोसिस्टम 1, दूसरे को बोला जाता है फोटोसिस्टम 2। इनका नाम जो है वो इनकी डिस्कवरी के सीक्वेंस में रखा गया था, इनके फंक्शन के सीक्वेंस में इनका नाम नहीं रखा गया है। LSC जो है वो हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है जो कि प्रोटीन्स से बाउंड होते हैं। हर एक फोटोसिस्टम में लगभग सभी पिगमेंट्स एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल होता है, बाकी जितने भी पिगमेंट हैं ये एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर्म करते हैं और इनको एंटीना कहा जाता है। ये पिगमेंट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस को और ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाते हैं क्योंकि ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है और रिएक्शन सेंटर जो है वो दोनों ही फोटोसिस्टम्स में डिफरेंट होता है। PS1 में जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए का, वो उसका जो पीक एब्जॉर्प्शन है वो 700 nm पे होता है, इसीलिए उसको P700 कहते हैं। PS2 में जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो 680 nm पर होता है, इसीलिए इसको P680 बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग इसके डायग्राम को देखेंगे ध्यान से।
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का डायग्राम दिया हुआ है। ये डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पर रिएक्शन सेंटर होता है जहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स के जो लाइट है वो इस पर इंसिडेंट होती है, डिफरेंट फोटॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, वो सारी एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। PS2 में, फोटोसिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर है यानी कि क्लोरोफिल ए वो 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो कि रेड लाइट की वेवलेंथ है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और आउटर ऑर्बिट में या ऐसी ऑर्बिट में जो एटॉमिक न्यूक्लियस से फार्दर है उधर की तरफ जंप कर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा पिक किए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होते हैं जो कि साइटोक्रोम्स का बना होता है। और ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डाउनहिल होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स में या रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज्ड अप नहीं होते जैसे जैसे वो ETS से पास होते हैं, बल्कि वो पास होते रहते हैं एक पिगमेंट सिस्टम से दूसरे पिगमेंट सिस्टम तक, मतलब फोटो सिस्टम PS1 तक पास होते हैं, फोटो सिस्टम 1 तक पास होते हैं। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 पे हैं वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो रेड लाइट को रिसीव करते हैं 700 nm की वेवलेंथ वाली रेड लाइट को, और ये भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास जिसका हायर रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर से जो है वो डाउनहिल मूव करते हैं और इस बार एक मॉलिक्यूल बनता है एनर्जी रिच NADP+ का, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NADP+ को NADPH में रिड्यूस करते हैं। और ये जो होल स्कीम है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो PS2 से स्टार्ट होता है अप हिल जाता है एक्सेप्टर तक, फिर डाउन ETS से PS1 तक, और फिर PS1 से जो है वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे एक्सेप्टर के पास जाते हैं, फाइनली डाउन हिल NADP+ के पास आते हैं और इसको रिड्यूस करते हैं NADPH+H+ में यानी NADPH2 में। इस स्कीम को Z स्कीम बोला जाता है क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप आता है, और ये शेप तब आता है जब सभी कैरियर्स को रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के सीक्वेंस में रखा जाता है। तो Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है इसको ध्यान से देखेंगे कि लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है ये PS2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, फिर ये डाउन हिल मूव करते हैं ETS में जिसकी वजह से एक ATP जनरेट होती है, फिर ये यहाँ पर PS1 के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। उससे पहले PS1 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी एक्साइटेड हो चुके होते हैं जब उन पे 700 nm की लाइट पड़ती है, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NADP+ को NADPH में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक ATP, दूसरा NADPH। और यहाँ पर समझाया गया एक चीज़ कि PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उनकी पूर्ति कैसे होगी। तो यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग होता है और जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हैं वो रिस्टोर कर देते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस O2, तो इस तरीके से एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक सवाल आती है कि PS2 जो है वो कैसे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन PS2 से मूव कर गए हैं उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे अचीव किया जाता है, तो इसको अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से अवेलेबल कराए जाते हैं। जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो PS2 के साथ एसोसिएटेड है और वाटर स्प्लिट होता है 2H+ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में, और इस तरीके से ऑक्सीजन क्रिएट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का एक नेट प्रोडक्ट है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो PS1 से चले जाते हैं वो PS2 प्रोवाइड करता है, और जो PS2 से चले जाते हैं वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस तरीके से ये बैलेंस्ड इक्वेशन देख लें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का, 2H2O 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें इस बात पे जोर देने की ज़रूरत होती है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो PS2 के साथ एसोसिएटेड होता है, जो कि खुद जो है फिजिकली लोकेटेड होता है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड पे। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन हैं, ये कहाँ रिलीज़ होते हैं, ये ल्यूमेन में रिलीज़ होते हैं, ल्यूमेन में रिलीज़ होता है, आउटर साइड में रिलीज़ नहीं होते। नेक्स्ट हम लोग बात करें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैपेबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। स्पेशल सब्सटेंसेस जैसे कि एटीपी, इस तरह की जो केमिकल बॉन्ड हैं, एटीपी जो है वो इस एनर्जी को कैरी करता है अपनी केमिकल बॉन्ड में, और वो प्रोसेस जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है सेल्स के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, इसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में अगर एटीपी सिंथेसिस हो रही है तो प्रोसेस कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब दोनों फोटो सिस्टम जो है वो एक सीरीज में काम करते हैं, पहले PS2 फिर PS1, तो इस स्कीम को बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और दोनों ही फोटो सिस्टम जो है वो एक ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि पहले आप देख चुके हैं Z स्कीम में। और ATP और NADPH2 का जो है वो सिंथेसिस होती है यहाँ पर, जब इस तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो देखने को मिलता है। देखिए दूसरी तरफ हम बात करने जा रहे हैं, जब जो है PS1 फंक्शनल होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम में सर्कुलेट होते रहते हैं, और जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो इसी साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फिगर 13.6 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया कि लाइट जो है वो P700 पर पड़ती है। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पर हो जाते हैं, और ETS से होते हुए वापस P700 के पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो ATP प्रोड्यूस होता है वो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और ये इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं। तो आगे बात करी जाती है कि पॉसिबल लोकेशन कहाँ पर ये हो रहा होगा, तो ये स्ट्रोमा लैमेली में हो रहा होता है। मेम्ब्रेन की हम बात करें या लैमेली की बात करें, ग्रेना की, यहाँ पर दोनों ही PS1 और PS2 फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 सेकेंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा लैमेली में PS2 एब्सेंट होता है, PS2 नहीं पाया जाता, और इसके अलावा NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं पाया जाता। तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैं वो NADP प्लस को पास नहीं होते, बल्कि वो साइकिल्ड हो जाते हैं, वापस PS1 कॉम्प्लेक्स के पास चले आते हैं ETS से होते हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए। तो इस तरीके से जो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से ATP की सिंथेसिस होती है, केवल ATP की सिंथेसिस होती है, NADPH2 की सिंथेसिस नहीं होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो तभी होता है जब ऐसी लाइट पड़ती है जो 680 nm से ऊपर की वेवलेंथ होती है। मतलब जब 680 nm से ऊपर की वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो अवेलेबल होती है एक्साइटेशन के लिए, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। तो एक्चुअली जो है वो ATP कैसे सिंथेसाइज होती है क्लोरोप्लास्ट में, ये उसका फिनोमेना है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। रेस्पिरेशन की तरह फोटोसिंथेसिस में भी जो ATP सिंथेसिस है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट से लिंक्ड होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो अक्रॉस मेम्ब्रेन जनरेट होता है। लेकिन इस समय पर ये जो मेम्ब्रेन है ये थैलेकॉइड की होती है, और एक डिफरेंस और भी होता है कि प्रोटॉन का जो एक्युमुलेशन है वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ कहने का मतलब क्या हो गया, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में जो है वो प्रोटॉन्स एक्युमुलेट होते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो प्रोटॉन्स हैं वो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो एक्युमुलेट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ETS से मूव करते हैं तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्युमुलेट होते हैं। वो चैप्टर 14 में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस वाले केस में ये ल्यूमेन के अंदर एक्युमुलेट होते हैं। तो आप समझते हैं कि भाई प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे फॉर्म होता है, व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमें ये कंसीडर करना होगा कि कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, और कैसे उनका जो है वो उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे डिटरमाइन करता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाए। तो सबसे पहली चीज़, चूँकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में होता है, तो जो प्रोटॉन्स हैं या हाइड्रोजन आयंस हैं, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ल्यूमेन के अंदर की तरफ ही एक्युमुलेट होते हैं। थैलेकॉइड की जो ल्यूमेन है उसके अंदर ही एक्युमुलेट होते हैं, उसके अंदर ही इकट्ठा होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बताई जा रही है, सेकेंड पॉइंट क्या है,
एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू फोटोसिस्टम्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम से मूव करते हैं तो जो प्रोटॉन है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन की तरफ होता है एंड ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन एच कैरियर। और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफ़र नहीं करता बल्कि एक हाइड्रोजन कैरियर को ट्रांसफ़र करता है। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन रिमूव कर देता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते समय। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और एक प्रोटॉन जो है वो वहाँ से अंदर आ जाता है। तो जब ये मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर को पास करता है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन की तरफ, तो एक प्रोटॉन जो है वो इनर साइड की तरफ रिलीज़ हो जाता है, यानी कि ल्यूमेन साइड की तरफ रिलीज़ हो जाता है। तो पहली बात तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से प्रोटॉन जो है वो जनरेट हुए, दूसरे प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, और तीसरा रीजन हम समझेंगे जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है ये स्ट्रोमा साइड पे प्रेजेंट होता है। तो along with the electrons that come from the acceptor of electrons of PS1, the protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus. These protons are also removed from the stroma. तो NADP reductase जो एंजाइम है वो स्ट्रोमा साइड में होता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आते हैं, तो प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन की आवश्यकता होती है NADP प्लस को रिड्यूस करने के लिए। तो ये प्रोटॉन जो है वो स्ट्रोमा से रिमूव होते हैं, एक तरीके से स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स यूज अप हो जाते हैं। तो इस वजह से जो ल्यूमेन के अंदर जो प्रोटॉन्स थे वो बढ़ रहे हैं, बाहर के प्रोटॉन्स घट रहे हैं, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। जो प्रोटॉन का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, इसी को हम लोग प्रोटॉन ग्रेडियंट कहेंगे। तो आगे बात करेंगे हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन जो स्ट्रोमा में है वो घट गए और जो ल्यूमेन में है वो बढ़ गए। ल्यूमेन में एक्युमुलेशन हो गया प्रोटॉन्स का, इसी की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस, एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन पीएच इन द ल्यूमेन। और जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पीएच डिक्रीज कर जाएगा ल्यूमेन के अंदर। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इतना इंटरेस्टेड क्यों है? इसलिए इंटरेस्टेड है, ये ग्रेडियंट इतना इंटरेस्टेड इसलिए होता है क्योंकि जब ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तो ATP की सिंथेसिस होती है, और जो ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन है उसकी वजह से प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है क्रॉस मेम्ब्रेन स्ट्रोमा की तरफ ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस से। तो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होते हैं यहाँ पर CF0 ATPase सिंथेटेज का। ATPase सिंथेटेज एंजाइम जो है दो पार्ट्स का होता है। एक इसका पार्ट बोला जाता है CF0 जो कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है प्रोटॉन्स का। जो दूसरा पोर्शन है जिसको बोला जाता है CF1, ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा की साइड को, और जैसे ही जो है वो ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तो प्रोटॉन रिलीज़ होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और ये एनर्जी जो है वो CF1 पार्टिकल में कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, जिसकी वजह, और जो ATP सिंथेटेज है ना CF1 का, उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है वो ATP प्रोड्यूस कर लेता है। तो इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम में क्या 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 गिवन है, देखें ध्यान से। स्ट्रोमा में क्या है कि प्रोटॉन पहले से कम है, ठीक। अभी ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, जो लास्ट में आपने समझा कि NADP प्लस जो है हाइड्रोजन यूज़ हो जाता है, NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरीके से जो स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स हैं वो भी कम हो रहे होते हैं। अब यहाँ प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हुआ, लाइट पड़ी P6H10 पे PH2 पे, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जो प्रोटॉन रिलीज होते हैं वो एक्चुअली में प्रोटॉन्स जो है वो ल्यूमेन में इकट्ठे रहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि ये ETS वाले सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होता है तो एक प्रोटॉन वहाँ से भी अंदर आ जाता है, और ये प्रोटॉन रिजल्टेंट ल्यूमेन के जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट करता है, और फिर इधर ये NADPH बन रहा है, वहाँ पे प्रोटॉन बाहर वाला यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोटॉन का जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। आगे बात करी गई तो अंदर की तरफ हो गया हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, बाहर की तरफ हो गया लो पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो एंजाइम दिखाया गया CF0 F1 पार्टिकल, ये ATPase सिंथेटेज के जो है वो दो पार्ट्स हैं।
तो जब प्रोटॉन्स इसके अक्रॉस पास करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उस एनर्जी की मदद से ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुई ये चीज़? तो आगे समझते हैं भाई। केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं समझे। केमी ऑस्मोसिस के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेटेज एंजाइम चाहिए होता है। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस ए मेम्ब्रेन टू क्रिएट ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले एनर्जी की आवश्यकता होती है प्रोटॉन को पंप करने के लिए, ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन को मेंटेन करने के लिए थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। और ATP सिंथेटेज वो चैनल बनाता है जहाँ से प्रोटॉन्स का डिफ्यूजन होता है बैक, मतलब मेम्ब्रेन के क्रॉस वापस जो है वो प्रोटॉन का डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी इतनी इनफ एनर्जी होती है कि जो है ATP सिंथेटेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाए और ATP की सिंथेसिस को कैटालाइज कर सके, ATP का फॉर्मेशन हो सके। तो इसके अलावा NADPH जो है वो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, और ATP जो है वो इमीडिएटली यूज हो जाता है बायोसिंथेटिक रिएक्शन में जो कि स्ट्रोमा में हो रहा होता है, जो CO2 को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और शुगर की सिंथेसिस कराता है। तो ATP और NADPH2 कहाँ यूज़ होते हैं, ATP और NADPH कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हमने ये पता कर लिया कि भाई लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, ATP और NADPH और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज़ कर जाता है, जबकि ATP और NADPH जो है वो जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो फूड सिंथेसिस करता है, मोर एक्यूरेटली हम इसको कह सकते हैं, मतलब शुगर की सिंथेसिस करता है, जो कि बायोसिंथेटिक फेज है फोटोसिंथेटिक का, इसमें यूज़ होते हैं ATP और NADPH। तो ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली प्रेजेंस ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं होता, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होता है, और वो क्या होते हैं, वो होते हैं ATP और NADPH। इसके अलावा CO2 और H2O पे भी डिपेंड होता है। तो इसको कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। लाइट जब अनअवेलेबल हो जाती है, लाइट जो है जब अनअवेलेबल हो जाती है तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कुछ देर तक कंटिन्यू रहता है, फिर स्टॉप हो जाता है। तो फिर से अगर लाइट जो है वो अवेलेबल करा दी जाए तो सिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे कन्वेंशन के अनुसार कि बायोसिंथेटिक जो फेज़ है वो डार्क रिएक्शन है, तो ये एक मिसनोमर होता है। ये एक्चुअली में डार्क रिएक्शन होता नहीं है, इसको ये कन्वेंशन वाइज रखा गया कि वो लाइट रिएक्शन है तो इसको डार्क रिएक्शन कह दिया गया। लेट अस नाउ सी हाउ ATP एंड NADPH आर यूज्ड इन बायोसिंथेटिक पाथवे। अब हम लोग समझते हैं कि ATP और NADPH का यूज़ कैसे होता है। तो हमने पीछे देखा है कि CO2 जो है वो कंबाइन करता है वाटर के साथ और क्या बन जाता है, CH2O(N), यानी कि शुगर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये होता कैसे है, इसके बारे में बात करी गई कि साइंटिस्ट बड़े क्यूरियस हो गए कि पहला प्रोडक्ट कैसे बना। तो पहला प्रोडक्ट क्या था, CO2 से जब रिएक्शन हुआ, जब CO2 फिक्स हुई तो पहला प्रोडक्ट क्या था, इस बात की क्यूरियोसिटी हुई। तो वर्ल्ड वार 2 के तुरंत बाद बहुत सारे एफर्ट्स करे गए रेडियो आइसोटोप को जो है इस्तेमाल करके बेनिफिशियल यूज़ में लाके। तो मेल्विन केल्विन ने एक कुछ काम किया था, रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल करके कुछ बेनिफिशियल यूज़ किया था। इन्होंने C14 रेडियो एक्टिव C14 का उपयोग करा अलगल फोटोसिंथेसिस में, और इन्होंने ये डिस्कवर किया कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसके बाद इन्होंने जो है वो बायोसिंथेटिक पाथवे को जो है वो वर्कआउट किया, पूरा उसको बताया कि बायोसिंथेटिक पाथवे कैसा होता है, इसीलिए इनके नाम पे इसको केल्विन साइकिल कहा गया बाद में। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट इन्होंने आइडेंटिफाई किया था वो था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में कहें तो PGA। तो इसमें कितने कार्बन एटम हुए, ऊपर बात कर ली गई कि 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था, 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते थे। तो साइंटिस्ट ने जो है वो ये कोशिश करी, ये खोजने की कोशिश करी कि सभी प्लांट्स में ऐसा होता है कि PGA जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का, या कोई दूसरा प्रोडक्ट भी जो है वो दूसरे प्लांट्स में फॉर्म होता है। तो वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करे गए, जिससे जो है वो एक दूसरे ग्रुप ऑफ प्लांट्स की भी डिस्कवरी हुई, जिनमें जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का वो एक फिर से एक ऑर्गेनिक एसिड था, लेकिन इस बार ये 4 कार्बन का था, इसमें 4 कार्बन एटम्स थे। तो इसको आइडेंटिफाई किया गया, इसको बताया कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है या फिर OAA है।
चूँकि जो CO2 एसिमिलेशन है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये जो है वो तो इस तरीके से जो CO2 एसिमिलेशन है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये 2 तरीके का हो गया। पहले वो प्लांट कहलाए जिनमें CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है वो C3 एसिड होता है, यानी कि PGA होता है, इनमें कहा गया C3 पाथवे होता है। और दूसरे वो जिनमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो C4 एसिड है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इन प्लांट्स को बोला गया कि इनमें C4 पाथवे होता है। तो इन दोनों ग्रुप ऑफ प्लांट्स में जो है कुछ एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिले, जिनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के बारे में बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है। तो साइंटिस्ट जो है वो इस बात को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि डार्क रिएक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है। अब सबसे कमाल की बात ये हो गई कि स्टडीज़ ने अनएक्सपेक्टेडली ये शो किया कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है CO2 का, वो एक 5 कार्बन का कीटोस शुगर है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट RUBP। तो भाई 5 कार्बन का शुगर कैसे हो गया? तो 5 कार्बन का शुगर एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, 6 कार्बन हो जाते हैं और ये 2 में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3PGA के। तो साइंटिस्ट को बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, तो इस कंक्लूजन तक पहुँचे और उन्होंने ऐसा बिलीव किया कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो C3 एसिड है और प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड। मतलब पहले ऐसा बिलीव करते थे कि अगर C3 एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट है तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो 2 कार्बन का होना चाहिए। तो बहुत दिनों तक ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहे कि वो 2 कार्बन का कंपाउंड है कौन सा। बाद में उन्होंने डिस्कवर किया कि एक्चुअली में 5 कार्बन का RUBP होता है। तो अब हम लोग ये केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे जो है। केल्विन और उनके कोवर्कर्स ने पूरे पाथवे के बारे में वर्कआउट किया और इन्होंने ये बताया था कि जो पाथवे है वो साइक्लिक मैनर में काम करता है और जो RUBP है ये रीजनरेट होता रहता है। तो अब देखते हैं कि केल्विन पाथवे कैसे काम करता है और कैसे जो है वो शुगर सिंथेसाइज होती है। तो इन्होंने एक बात और भी बताई थी केल्विन ने कि केल्विन पाथवे लगभग सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये मतलब नहीं होता कि प्लांट जो है वो C3 है या C4 टाइप का हो या उसमें कोई दूसरे भी पाथवे होते हैं, लेकिन केल्विन साइकिल सभी में होता है। तो इसको समझने के लिए जो है केल्विन साइकिल को 3 फेजेज में बांटा गया, 3 स्टेजेस में बांटा गया। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। 3 काम होते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलेशन के बारे में बात करें। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? फिक्सेशन ऑफ CO2। CO2 का फिक्सेशन करके एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनाना है। तो जो कार्बोक्सिलेशन ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल के लिए, जहाँ पर CO2 को यूटिलाइज करके RUBP का कार्बोक्सिलेशन होता है। और ये रिएक्शन जो है एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। एंजाइम कौन सा है? RUBP कार्बोक्सिलेज, जो कि 2 मॉलिक्यूल बनाता है 3PGA के। चूँकि ये एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन की भी एक्टिविटी हो सकती है, तो इसको ज़्यादा करेक्टली क्या कहा जाएगा? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या फिर रुबिस्को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसकी वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो 2 मॉलिक्यूल ATP एनर्जी खर्च होते हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए और 2 NADPH यूज होते हैं CO2 के रिडक्शन के लिए और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का फिक्सेशन होता है। तो 6 टर्न साइकिल जो है वो रिक्वायर्ड होती है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ रीजनरेशन, कि रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। CO2 का जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसका रीजनरेशन हो जाए ताकि साइकिल जो है वो कंटिन्यूस मैनर में चलती रहे। तो RUBP का जो है वो रीजनरेशन बहुत ही क्रूशियल है अगर साइकिल को कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड चलाना है। तो रीजनरेशन जो प्रोसेस होता है इसका RUBP का, इसके लिए एक ATP वापस चाहिए होता है फॉस्फोराइलेशन के लिए ताकि फिर से RUBP का फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पे आप साइकिल समझ सकते हो। इसमें 3 स्टेप हैं कुल। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, CO2 जुड़ता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर रिडक्शन होता है, रिडक्शन करके ट्रायोस फॉस्फेट बनता है और ATP और NADPH2 जो है वो रिडक्शन में यूज़ हो जाते हैं। इस साइकिल के 6 टर्न्स होते हैं तो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और फाइनली जो है ट्रायोस फॉस्फेट से राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का रीजनरेशन हो जाता है एक ATP का इस्तेमाल करके। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसी बारे में। तो एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए जो केल्विन साइकिल में एंटर करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP चाहिए होते हैं, 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं।
It is probably to meet this different number of ATP and NADP is used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. तो ये एक probable number हो गया ATP और NADPH का जो डार्क रिएक्शन में होते हैं। अब आगे बात करी जाती है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए क्या होगा, 6 टर्न्स ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड होंगे। तो बात करते हैं भाई कितने ATP और NADPH की आवश्यकता होगी। तो देखें यहाँ पे इन और आउट क्या क्या होता है, 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH। एक ग्लूकोज बनता है 18 ADP एंड 12 NADP। तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे C4 पाथवे के बारे में। जो प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स को एडाप्टेड होते हैं, वहाँ पर C4 पाथवे देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो इन प्लांट्स में C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है और फाइनली ये जो है C3 पाथवे या केल्विन साइकिल का ही मेन बायोसिंथेटिक पाथवे के रूप में उपयोग करते हैं। तो फिर इनमें जो है वो C3 प्लांट से डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस क्या होता है, C4 प्लांट जो है वो थोड़े से स्पेशल होते हैं, इनमें स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी पाई जाती है और इसी लीफ एनाटमी की वजह से ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और ये हाई लाइट इंटेंसिटी को रेस्पॉन्स कर सकते हैं और इनमें जो है वो एक फोटो रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस नहीं होता है। तो इस वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो बायोमास की प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। तो समझते हैं भाई C3 प्लांट और C4 प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या दोनों प्लांट में सेम टाइप के मेसोफिल होते हैं, क्या सिमिलर सेल्स होती हैं वेस्कुलर बंडल में। चलिए बात करते हैं। इनके वेस्कुलर बंडल्स ही खास होते हैं, पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स प्रेजेंट होती हैं वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ C4 प्लांट्स में और इनको बोला जाता है बंडल शीथ सेल्स। और जो लीव्स हैं वहाँ पर इस तरह की जो एनाटमी है इसको बोलते हैं क्रैंज एनाटमी। क्रैंज मतलब होता है रेथ। रेथ ये एक रिफ्लेक्शन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का। बंडल शीथ सेल्स जो है वो सेवरल लेयर्स फॉर्म करती हैं वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ और ये कैसे कैरेक्टराइज करी जाती हैं ये सवाल पूछा जाता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। थिक वॉल्स होती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस होती हैं और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलता है। ये जितने भी मॉडिफिकेशन हैं इन सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंस है। तो अगर आप C4 लीफ के कट सेक्शन को देखते हैं मेज में, सोरघम में, तो आपको क्रैंज एनाटमी देखने को मिलेगी और मेसोफिल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। अब देखो सबसे गजब बात क्या है, तो ऐसे जो है वो डिफरेंट जो डाइवर्स स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की, उनकी लीव्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं, वर्टिकल सेक्शन कट कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप में जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बंडल शीथ सेल्स किस तरह से वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से जो है वो प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ जो है वो आपको C4 प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। ये तो एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग पाथवे के बारे में पढ़ते हैं। मेन पाथवे जो फिगर 13.9 में बताया गया है, ये पाथवे जो है हैच एंड स्लैक पाथवे बोला गया। ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो पहले पाथवे को समझ लेते हैं फिर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। देखो पाथवे होता क्या है एक्चुअली, बहुत ही सिंपल फिनोमेना है कि जो एटमॉस्फेयर की CO2 है और ये मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल में ये CO2 जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है तो SCO3 का फॉर्मेशन कर लेता है और यहाँ पर जो प्राइमरी जो है वो CO2 एक्सेप्टर है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से मिलके फिक्सेशन हो गया, C4 एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। वहाँ पर 5 कार्बन का जो है RUBP था, यहाँ 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है जो CO2 एक्सेप्टर होता है और CO2 एक्सेप्ट करने के बाद C4 एसिड बन जाता है और ये जो C4 एसिड है ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के द्वारा किस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बंडल शीथ सेल में ट्रांसफर हो जाता है। बंडल शीथ सेल के बारे में अभी आपने पढ़ा कि उनकी थिक वॉल्स होती हैं और गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस होती हैं। तो देखो ये मॉडिफिकेशन कैसे काम आता है। अब ये जो C4 एसिड आया इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिलीज हो जाता है। कहाँ, बंडल शीथ सेल में CO2 रिलीज हो जाता है। जब बंडल शीथ सेल में CO2 रिलीज हो गया तो आगे यहाँ पर केल्विन साइकिल होता है। फर्दर जो फिक्सेशन है वो C3 साइकिल से ही होता है। अब खास बात क्या है कि यहाँ पर सिर्फ CO2 है, ऑक्सीजन नहीं है। आपने पहले ही पढ़ लिया बंडल शीथ सेल कैसी है, इम्परवियस है गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पर जो डीकार्बोक्सिलेशन से जो CO2 आएगा सिर्फ वही C3 साइकिल के लिए अवेलेबल होगा।
तो जो RUBP है उसके लिए जो आपने एंजाइम पढ़ा RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो ऑक्सीजनेज वाली जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ कार्बोक्सिलेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का फिक्सेशन होगा। तो इस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद जो C3 एसिड बचा वो वापस से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेसोफिल सेल में और रीजनरेशन हो जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का। तो इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। बेसिक क्या है, मेसोफिल सेल से जो C3 कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर C4 एसिड बनाता है, C4 एसिड बंडल सी सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वापस C3 एसिड बनता है, C3 एसिड वापस जो है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना लेता है। तो मेन इस सिस्टम का पर्पज़ यही है कि मेसोफिल सेल से CO2 को हमें बंडल सी सेल में ले जाना है, बंडल सी सेल में जो CO2 का कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाना है। और बंडल सी सेल जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस है, तो बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं सकती। तो RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की जो ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं होने पाती है, सिर्फ कार्बोक्सिलेशन ही होता है। तो अब इसकी थ्योरी को समझते हैं भाई। देखो, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है C4 साइकिल में वो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जिसको बोला गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके फिक्सेशन के लिए वो PP कार्बोक्सिलेज या फिर पेप्केज। ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता, और जो C4 एसिड है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है ये मेसोफिल सेल्स में फॉर्म होता है। It then forms 4 carbon compounds like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cell itself। और इसके बाद ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में मेसोफिल सेल में, जो कि बंडल सीस सेल को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा। बंडल सीस सेल की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो C4 एसिड पहुँचते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं, वो टूटते हैं वापस, और CO2 रिलीज़ हो जाता है और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल वापस रिलीज़ हो जाता है। तो वहाँ पे CO2 रिलीज़ हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो गया। अब ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये वापस मेसोफिल सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर ये PP जो है वो इससे रीजनरेट हो जाएगा वापस। तो इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब जो बंडल सी सेल में जो CO2 रिलीज़ हुआ वो C3 साइकिल में यानी कि केल्विन पाथवे में यूज़ होता है, जो कि सभी प्लांट्स के लिए कॉमन पाथवे है। और जो बंडल सी सेल्स हैं वही स्पेशल हैं। यहाँ पर बंडल सीज सेल्स में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो है राइबुलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, रुबिस्को, लेकिन पेप्केज नहीं होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। C4 पाथवे कुछ स्पेशल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो जो बेसिक पाथवे है जो शुगर बनाता है वो केल्विन पाथवे ही होता है, वो C3 और C4 प्लांट दोनों में कॉमन होता है। तो डिड यू नोटिस द केल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल द मेसोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट्स। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया है कि केल्विन पाथवे जो है वो सभी मेसोफिल सेल्स में होता है C3 प्लांट्स में, लेकिन C4 प्लांट्स में ये केवल मेसोफिल सेल्स में होता है। C4 प्लांट्स में ये केवल ये मेसोफिल सेल्स में नहीं होता है। C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स में पेप्केज होता है। जो C3 साइकिल है वो बंडल सीड सेल्स में होती है। क्लियर हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करता है C3 और C4 प्लांट्स के बीच। इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन को समझने के लिए हमें केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप समझना होगा। जो फर्स्ट स्टेप है फिक्सेशन ऑफ CO2 वाला, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का स्टेप। इस रिएक्शन में जहाँ पर RUBP जो है वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल बनाता है PGA के, जो कि कैटालाइज्ड होता है रुबिस्को से। तो ये वाला प्रोसेस होता है नॉर्मली। RUBP के साथ CO2 कंबाइन हुआ, रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से 2 मॉलिक्यूल बन गए 3PGA के। रुबिस्को के बारे में कहा जाता है कि मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो है वो एक एक्टिव साइट होती है जो CO2 और O2 दोनों से बाइंड कर सकती है। तो अब सबसे खास बात क्या है कि जो CO2 रुबिस्को एंजाइम की जो एफिनिटी है वो CO2 के लिए ज़्यादा होती है जब CO2 और O2 का रेशियो लगभग इक्वल होता है। ओके। और इमेजिन करो कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, जो बाइंडिंग होती है वो कम्पिटिटिव हो जाती। ये रिलेटिव कंसंट्रेशन होता है O2 और CO2 का, जो ये डिटरमाइन करता है कि इन दोनों में से कौन बाइंड करेगा।
C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन भी जो है वो रुबिस्को के साथ बाइंड कर जाता है। जब ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ बाइंड कर जाता है तो क्या होता है, जो CO2 फिक्सेशन है वो घट जाता है। यहाँ पर RUBP जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में कन्वर्ट होने की बजाय जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लिसरेट का और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का, जो कि 2 कार्बन का होता है, और ये पाथवे कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से जो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे है इसमें ना तो शुगर की सिंथेसिस होती है ना ही ATP सिंथेसिस होता है, बल्कि एक CO2 रिलीज हो जाता है और ATP एनर्जी यूज़ होती है। तो इस तरीके से जो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे है यहाँ पर ना तो ATP की सिंथेसिस होती है ना NADPH की सिंथेसिस होती है। जो बायोलॉजिकल फंक्शन है इस फोटो रेस्पिरेशन का उसके बारे में अभी तक कोई जो है जानकारी नहीं है, बस कुछ हद तक जो है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन पाया नहीं जाता। यही वजह होती है, इनमें जो मैकेनिज़्म है वो इस तरीके से होता है कि CO2 कंसंट्रेशन जो है वो इस एंजाइम की साइट पर, जो RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है, वो जहाँ पे काम करता है वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाया जाता है। स्पेशली हम कौन सी सेल्स की बात कर रहे हैं, बंडल सी सेल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो दिस टेक्स प्लेस इन द C4 एसिड। This takes place when the C4 acid from the mesophyll cells is broken down in the bundle seed cells to release CO2। तो C4 प्लांट्स के बारे में समझो कि जो C4 एसिड है मेसोफिल सेल्स से बना, बंडल सीड सेल्स में ब्रेक होता है और CO2 रिलीज होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इंट्रा सेलुलर CO2 कंसनट्रेशन बढ़ जाता है। इससे जो रुबिस्को का फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज का होता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बंडल सीड सेल्स गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस होती हैं, आप पहले ही पढ़ चुके। और जो CO2 आ रहा है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो मैलिक एसिड या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की फॉर्म में आ रहा है, किसी भी C4 एसिड की फॉर्म में आ रहा है। वो C4 एसिड यहाँ पे ब्रेक होता है तो इंट्रा सेलुलर CO2 कंसनट्रेशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो रुबिस्को है ना, रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ती है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि C4 प्लांट्स में जो है वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो ये बात समझ में आ जाती है कि इनकी प्रोडक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है, क्यों इनकी ईल्ड बेटर होती है। और इसके अलावा इन प्लांट्स में हाई टेम्परेचर के लिए जो टॉलरेंस है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ध्यान से। सबसे पहला जो सवाल दिया गया कि भाई कौन से टाइप की सेल में केल्विन साइकिल होती है। C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में होती है, C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में होती है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे मेसोफिल सेल। C4 प्लांट में यही जो काम होता है, C4 प्लांट में यही जो प्रोसेस है ये किस में देखने को मिलता है, जो केल्विन साइकिल है वो बंडल सीड सेल्स में देखने को मिलती है। सॉरी, यहाँ पे B लिखना था, ठीक है। यहाँ हो गया मेसोफिल सेल और यहाँ हो गया बंडल सीड सेल। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में ही होता है, C4 प्लांट में भी मेसोफिल सेल में ही होता है। बस अंतर ये हो जाता है कि C3 प्लांट में जो मेसोफिल सेल है वहाँ पर रुबिस्को होता है, और यानी कि RUBP जो है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है। C4 प्लांट में जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है वो PEP होता है, एंजाइम होता है पेप्केज। आगे बात करिए हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। तो C3 प्लांट में कौन कौन सी होती हैं जो CO2 को फिक्स करने का काम करती हैं। यहाँ पर मेसोफिल सेल्स ही होती हैं जनरली, बंडल सीथ मेसोफिल या फिर 1 मेसोफिल या फिर 3 बंडल सीथ पैलिसेड स्पॉन्जी मेसोफिल। तो यहाँ पे आंसर होगा C3 प्लांट्स में बंडल सीथ सेल भी होंगी, पैलिसेड भी होगी, स्पॉन्जी मेसोफिल भी होगी, यहाँ पर तीनों होंगे। और जबकि C4 प्लांट में जो CO2 का फिक्सेशन, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2 के फिक्सेशन की बात करी जा रही थी। CO2 का फिक्सेशन, एक हुआ CO2 को एक्सेप्ट करना, ठीक है, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, एक हो गया CO2 का फिक्सेशन। तो इसमें जो है वो दोनों टाइप की सेल इन्वॉल्व होंगी। इसमें हम कहते हैं कि 2 बंडल सीथ और मेसोफिल सेल मिल के जो है वो CO2 को फिक्सेशन करती हैं। फिर बात करी जाती है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा है। C3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है RUBP, ठीक, आप समझ जाएंगे, R लिख दिया मैंने। जो C4 प्लांट है यहाँ पे PEP होता है, ठीक, PEP से समझ जाएंगे। C3 प्लांट्स में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है इसमें कितने कार्बन होते हैं,
तो C3 में 5 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट यहाँ कितने कार्बन का होता है? कार्बन का नहीं, पहले पूछा कि कौन सा है, यहाँ होता है PGA, ठीक। और दूसरे वाले में होता है OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है। नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? तो यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 4 होते हैं, इसीलिए तो C3 C4 बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो प्लांट में रुबिस्को होता है, हाँ C3 में रुबिस्को होता है, C4 में भी रुबिस्को होता है। डज प्लांट हैव पेप्केज? तो C3 में पेप्केज नहीं होता है, C4 में पेप्केज होता है। विच सेल्स इन द प्लांट हैव रुबिस्को? तो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को होता है, और यहाँ पे जो है वो बंडल सी सेल में रुबिस्को होता है। CO2 फिक्सेशन रेट हाईलाइट कंडीशंस में कैसा होगा? हाईलाइट कंडीशन में जो CO2 फिक्सेशन रेट है वो C3 में जो है वो लो हो जाएगा और यहाँ पर हाई रहेगा, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन की बात करें, लो लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ हाई होगा और यहाँ नहीं होगा, ठीक। फोटो रेस्पिरेशन हाई लाइट इंटेंसिटी पे यहाँ देखने को मिलेगा, C4 में नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो लो CO2 कंसनट्रेशन पर यहाँ देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो हाई CO2 कंसनट्रेशन पर, हाई CO2 कंसनट्रेशन पर दोनों में ही देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही केस में यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलेगा। टेम्परेचर ऑप्टिमम की बात करें तो इसका C3 का जो है वो 20 to 25 होता है, ठीक। और जो C4 है इनका जो है 30 से 40 होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स आप जो है वो डिफरेंट प्लांट्स में जो है वो एनाटॉमी ऑब्जर्व कर सकते हो कि किन में क्रांच एनाटॉमी देखने को मिलती है, तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स जो है वो रिकलेक्ट कर सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने का काम करते हैं, तो इस बात को भी समझते हैं भाई। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिटरमाइन करता है कि जो ईल्ड है प्लांट की, क्रॉप प्लांट्स की, वो कैसी होगी। फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में होता है, जैसे इंटरनल फैक्टर हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर हो। प्लांट फैक्टर्स की हम बात करें तो नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, इसके अलावा मीजोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसनट्रेशन कितना है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है मिलकर डिटरमाइन करती हैं। और प्लांट फैक्टर या इंटरनल फैक्टर्स की हम बात करें तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या फिर प्लांट की ग्रोथ पर भी डिपेंड होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम इंक्लूड करें तो है अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट अवेलेबल है कि नहीं है, टेम्परेचर कितना है, CO2 कंसनट्रेशन कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, और जो है फोटोसिंथेसिस, एज ए प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल द फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट। तो जैसे जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो रेट को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से सेवरल फैक्टर्स एक साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और एक साथ जो है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे होते हैं या CO2 फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं। तो एक फैक्टर जो है वो मेजर कॉज होता है जनरली, या एक फैक्टर ऐसा होता है जो रेट को लिमिट करता है। तो आगे बात करी जाती है कि एट अ पॉइंट, किसी भी हम पॉइंट पर बात करें तो जो रेट है वो उस फैक्टर पे डिपेंड करता है या उस फैक्टर पे डिपेंड करता है जो सब ऑप्टिमल लेवल्स पर प्रेजेंट है, मतलब ऑप्टिमम लेवल से जो नीचे आ गया है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स लागू होता है, ब्लैकमैन ने दिया था, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। जब बहुत सारे फैक्टर्स एक बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इफेक्ट में आ जाता है। और ये लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो एक से ज़्यादा फैक्टर से अफेक्टेड होता है तो उसका रेट जो होता है वो उस फैक्टर से अफेक्टेड होता है जिसका कंसंट्रेशन या जो मिनिमल वैल्यू के पास होता है, विच इज़ नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू। अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में कहें तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होता है, या वो फैक्टर जिसकी क्वांटिटी में ज़रा सा भी अंतर आता है तो प्रोसेस का रेट अफेक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, ऑप्टिमल लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसिस इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। कि प्लांट में ग्रीन लीफ है, ऑप्टिमम लाइट है, CO2 कंसंट्रेशन भी है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा अगर टेम्परेचर लो हो तो इस लीफ को जब ऑप्टिमल टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई लाइट के बारे में।
तो लाइट जो है वो दो तरीके से इफेक्ट करता है, एक लाइट की क्वालिटी, दूसरा लाइट की इंटेंसिटी, और तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। इनमें हमें डिस्टिंग्विश करने की आवश्यकता होती है। लाइट इंटेंसिटी के लिए यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पे बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद लाइट इंटेंसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि लाइट इंटेंसिटी के साथ लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन रेट्स के साथ। लो इंटेंसिटी पर जो है वो लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है, हाई लाइट इंटेंसिटी पर जो रेट है वो फर्दर कोई इंक्रीज शो नहीं करता, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स जो है वो लिमिटिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को नोट करने की आवश्यकता होती है कि जो लाइट सैचुरेशन है वो 10% ऑफ फुल सनलाइट पर हो जाता है। मतलब अगर फुल सनलाइट का 10% में मिलने लगता है ना प्लांट को, तो लाइट सैचुरेशन आ जाता है। इसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा लाइट को बढ़ाने से। हालांकि कुछ जगहों पर, जैसे कि ऐसे प्लांट्स में जो शेड में ग्रो करते हैं, डेंस फॉरेस्ट में होते हैं, तो लाइट जो है वो, वैसे लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है नेचर में, एक्सेप्ट इनको छोड़ दिया जाए, जो प्लांट शेड में है, जो प्लांट डेंस फॉरेस्ट में है, इनको छोड़ दिया जाए तो लाइट जो है वो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है नेचर में। आगे हम बात करें इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट। अगर एक लिमिट के बाद लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस जो है वो धड़ाम। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही ब्रेक हो गया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अब लाइट को एक्सेप्ट कौन करेगा, रिएक्शन सेंटर का काम कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। CO2 कंसंट्रेशन पे देखते हैं भाई, CO2 कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के रेट को। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ही लो होता है, 0.03 से 0.04% होता है। मतलब इतना पॉपुलेशन और पोल्यूशन होने के बाद जो कंसंट्रेशन है CO2 का 0.05% अगर हो जाता है तो इसकी वजह से जो CO2 फिक्सेशन रेट है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया लॉन्गर पीरियड्स के लिए तो ये डैमेज भी कॉज कर सकता है। C3 प्लांट, C4 प्लांट दोनों ही जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 कंसंट्रेशन के लिए। लो लाइट कंडीशंस में जो है दोनों ही, मतलब इनमें से कोई ग्रुप जो है वो CO2 कंडीशंस को, हाई CO2 कंडीशंस के लिए कोई इफेक्ट शो नहीं करता। हाँ, हाईलाइट इंटेंसिटी पर दोनों ही C3 और C4 प्लांट जो है वो इंक्रीज शो करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में जब CO2 का लेवल भी बढ़ा हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने की हैं कि जो C4 प्लांट है इसका जो सैचुरेशन है वो 360 माइक्रो लीटर पर होता है, मतलब एयर का और CO2 का। जबकि जो C3 है ये इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन पे रिस्पॉन्स देता है और इसका जो सैचुरेशन है वो 450 माइक्रोलीटर पर देखने को मिलता है, मतलब 450 माइक्रोलीटर CO2 पर लीटर ऑफ एयर। तो दस द करेंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल्स इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट। तो इस तरीके से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि मौजूदा या तुरंत की जो CO2 कंसंट्रेशन है वो जनरली C4 प्लांट पे असर डालता है। C4 प्लांट्स गड़बड़ हो गया, C3 प्लांट्स के लिए जल्दी लिमिटिंग होता है, C4 प्लांट्स के लिए कोई खास असर नहीं डालता, क्योंकि C4 प्लांट जो है वो कम CO2 कंसंट्रेशन पे भी फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। C3 प्लांट्स के लिए जो है वो जल्दी CO2 लिमिटिंग हो जाता है। The fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops। तो ये फैक्ट जब पता लग गया कि भाई C3 प्लांट जो हायर CO2 कंसंट्रेशन को रेस्पॉन्ड करते हैं, इनमें इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, तो कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स में इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, जैसे टमाटो है, बेल पेपर है, इनको हाई कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ग्रो कराया गया, जिससे इनका जो ईल्ड है वो बढ़ गया। तो ग्रीन हाउस में ग्रो कराएंगे, उसमें CO2 खूब सारा रिलीज होगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। बेसिकली जो डार्क रिएक्शन है एंजाइमेटिक होते हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो गए। लाइट रिएक्शन ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है।
लेकिन ये थोड़ा कम एक्सटेंट तक अफेक्टेड होता है। जो C4 प्लांट है ये हाई टेम्परेचर पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, जबकि C3 प्लांट जो है वो मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है इनका। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम जो फोटोसिंथेसिस का है वो डिफरेंट प्लांट्स का जो है वो हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है, कहाँ पर वो पाए जाते हैं, कैसा उनका एडाप्टेशन है। ट्रॉपिकल प्लांट्स की बात करें तो इनमें हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देखने को मिलता है टेम्परेट क्लाइमेट से। तो टेम्परेचर के लिए बेसिक सी बात मैं कहना चाहूँगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो इन्वर्टेड V या U शेप आएगा, और एक ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस का उस पे फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होगी। उससे कम टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्ड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे और हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो दोनों ही केस में फोटोसिंथेसिस इफेक्टेड होगी। टेम्परेचर के केस में ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे अच्छे रेट से होता है। नेक्स्ट वाटर के बारे में बात करी जाती है कि इवन दो द वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द लाइट रिएक्शन, वाटर जो है वो लाइट रिएक्शन का रिएक्टेंट है। जो इफेक्ट है वाटर का वो वाटर के इफेक्ट की बात करें एज ए फैक्टर ये उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता डायरेक्टली कोई भी फोटोसिंथेसिस पर। वाटर स्ट्रेस जो है वो स्टोमेटा का क्लोजर कॉज कर देता है, जिसकी वजह से CO2 अवेलेबिलिटी घट जाती। तो वाटर का डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है कि भाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर नहीं है तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसा वाला प्रोसेस नहीं होता। पानी जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि वाटर स्ट्रेस जैसे ही होती है वैसे ही गार्ड सेल की टर्जिडिटी लॉस हो जाती है, स्टोमेटा का क्लोजर हो जाता है, तो CO2 की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। वाटर स्ट्रेस होने की वजह से जो लीव्स हैं वो विल्ट कर जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं। इस तरीके से जो सरफेस एरिया है लीव्स का वो रिड्यूस हो जाता है और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो CO2 की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है वाटर की वजह से। वाटर डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। क्लियर हुआ? थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड कोशिश करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को लाभ मिल सके। और ऐसे ही रोज़ाना हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आते रहेंगे। 38 चैप्टर्स इन 38 डेज़। थैंक यू।